उसने केबिन के दरवाजे पर दस्तक दी। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? डीआईजी अमर, जो किसी जरूरी काम में व्यस्त थे, चौंक कर दरवाजे की ओर देखने लगे। बिल्कुल, आइए एएसआई सिया। इजाज़त मिलते ही सिया अंदर दाखिल हो गई, फिर कुर्सी खींचकर उनके सामने बैठ गई। उम्मीद है आपने मिशन के बारे में जान लिया होगा, वे सवालिया नज़र से उसे देखते हुए पूछ रहे थे, जिस पर सिया ने हामी में सिर हिला दिया। जी सर, मुझे सारी बातें समझ आ गई हैं कि मुझे क्या करना है। ये आपका पहला मिशन है, मुझे उम्मीद है कि आप अपना बेस्ट देंगी। उसे बहुत उम्मीद से देखते हुए उन्होंने कहा तो सिया ने हामी में सर हिलाया। मैं जानती हूँ सर कि ये मेरा पहला मिशन है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं इसे अपना बेस्ट दूंगी। ओके ठीक है, आप 2 दिन बाद ही इस मिशन पर निकलेंगी और फिलहाल 2 दिन घर जाकर अपने घर वालों के साथ समय बिताइए। उनकी आखिरी बात पर वो उठी, उन्हें सैल्यूट किया और केबिन से बाहर निकल गई। सिया के बाहर निकल जाने के बाद विनय केबिन में दाखिल हुआ। आइए आइए विनय, क्या अपडेट्स हैं? डीआईजी साहब ने उसे देखते हुए कहा तो वो उन्हें अपने मिशन के बारे में अपडेट देने लगा। आपको क्या लगता है सर, क्या एएसआई सिया ये मिशन कर पाएंगी? वो परखती नज़रों से उन्हें देखते हुए पूछ रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि वो ये मिशन कर लेगी। ये हमारे देश की बेटियां हैं, ये इस देश की रक्षक हैं और अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। आप अच्छी उम्मीद रखिए। डीआईजी अमर साहब की बात पर एसएचओ विनय ने हामी में सर हिलाया। लेकिन सर, मैं फिर भी उनके साथ बैक सपोर्ट में रहना चाहता हूँ। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। उसके जज्बे को देखकर अमर साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर उसे इजाज़त दे दी। विनय भी सुकून महसूस करने के बाद दोबारा उनसे अपने केस पर चर्चा करने लगा। हारिश मेहरा इस वक्त अपने उस आलिशान मेंशन से बाहर निकल रहा था। चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। सर, सब कुछ ठीक तो है ना? राजन ने रुकते हुए पूछा। कुछ भी ठीक नहीं है राजन, जल्दी से शॉप पर चलो, मैं वहीं मिलता हूँ। वो उसे हुक्म देता हुआ तेजी से गाड़ी में बैठा और गाड़ी घर से बाहर निकाल ली। एक तरफ वो फ़ोन कान से लगा था तो दूसरी तरफ वो एक हाथ से ड्राइविंग कर रहा था। तुम लोगों के रहते हुए कैसे रेड पड़ गई? उसके लहजे में गुस्से की आग शामिल थी। हमें नहीं पता सर, किसी को पता चल गया था शायद कि हम हीरो की तस्करी करने वाले हैं। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, अचानक उसकी कार के सामने कोई आया था। ठक की आवाज़ ने माहौल की खामोशी को चीर दिया और अगले ही पल उसने जोर से ब्रेक पर पैर मारा। मोबाइल फ़ोन वहीं छोड़कर वो तेज़ी से गाड़ी से बाहर निकला तो उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक औरत का जिस्म औंधे मुंह पड़ा था और हारिश का दिमाग पल भर में घूम गया। पहला मसला अभी हल नहीं हुआ था कि एक और मुसीबत सिर पर आ गई थी। वो एक लड़की थी जिसने खुद को पूरी तरह चादर में ढक रखा था। हारिश जल्दी से उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसका चेहरा अपने सामने किया और उसके गालों को थपथपाया। वो यकीनन बेहोश हो चुकी थी। जैसे उसके सिर या चेहरे पर चोट का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। फिर भी पता नहीं वो बेहोश कैसे हो गई थी। हेलो मैडम, सुनिए। वो उसके गाल थपथपाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, मगर शायद घबराहट और अचानक गाड़ी के सामने आ जाने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। हारिश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो पहले ही एक बहुत अहम मसले को सुलझाने जा रहा था। जल्दी से उसने उस लड़की को उठाया और गाड़ी में लिटाने के बाद गाड़ी बड़ी ही स्पीड से आगे बढ़ा दी। ये एक सुनसान सी सड़क थी, यहाँ ज़्यादा लोगों का आवाजाही नहीं था, इसलिए कोई भी उस ओर ध्यान नहीं दे सका। कुछ मिनट के बाद उसकी गाड़ी एक खूबसूरत फ्लैट के सामने रुकी। वो जल्दी से उस बेहोश लड़की को उठाकर फ्लैट के अंदर ले गया। फ्लैट में राजन पहले से उसका इंतजार कर रहा था। सर, ये लड़की कौन है? हारिश की बाहों में एक लड़की को देखकर वो हैरान हो गया। पता नहीं राजन। हारिश की आवाज़ सुनकर वो और भी चौंक गया। क्या मतलब? आप एक अनजान लड़की को हमारी प्राइवेट जगह पर ले आए? ये वही फ्लैट था जहां हीरों की तस्करी के बाद वे लोग हीरे रखते थे। यहाँ सिर्फ 3 लोगों को आने की इजाज़त थी। पहला हारिश मेहरा, जो इस पूरे कारोबार का मालिक था। दूसरा राजन, उसका ख़ास आदमी। और तीसरा उनका एक डॉक्टर जो जख्म लगने पर यहीं आकर इलाज करता था। वे लोग कभी अस्पताल नहीं जाते थे। जल्दी से डॉक्टर आकाश को फ़ोन करो, बहस करने का टाइम नहीं है। वो उस बेहोश लड़की को एक नज़र देखते हुए झुंझलाहट से बोला। राजन ने तुरंत हामी में सिर हिला दिया। कुछ देर के बाद हारिश उस लड़की को दूसरे कमरे में ले गया, उसे बिस्तर पर लिटाया और तुरंत कमरे से बाहर निकल आया। हाँ तो बताओ, माल मिल गया?
बाहर आते ही उसने राजन से पूछा। जी सर, मिल गया। वे दोनों दूसरे कमरे में खड़े थे जहां राजन सेफ खोलकर उसे हीरे दिखा रहा था। बहुत अच्छा। किसने मुखबरी की थी? उसने अगला सवाल पूछते ही हीरों की जांच शुरू कर दी। अभी कुछ पता नहीं चल पाया। मुझे लगता है कि कोई अंदर का ही आदमी शामिल है, राजन ने अपना अंदाजा बताते हुए कहा। हारिश गहरी सोच में डूब गया कि तभी डॉक्टर आकाश कमरे में फ्लैट में दाखिल हुए तो वो दोनों बाहर आ गए। कुछ देर के बाद डॉक्टर उस लड़की का चेकअप कर रहे थे। ये लड़की कौन है? उन्होंने भी हैरानी से पूछा, क्योंकि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि हारिश किसी लड़की को फ्लैट में ले आएगा, क्योंकि वो इन मामलों में बहुत सतर्क रहता था। पता नहीं, मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी और बेहोश हो गई। डॉक्टर आकाश का दिल चाहा कि अपना सिर पकड़ ले। तो तुम इसे यहाँ क्यों ले आए? अस्पताल ले जाते। वो मैं उस वक्त बहुत परेशान और घबराया हुआ था, समझ नहीं आया क्या करूं, इसलिए इसे यहीं ले आया। आखिर इसे हुआ क्या है? उसने बेचैनी से अपना अगला सवाल किया। इसे कोई चोट तो नहीं आई? मुझे लगता है कि गाड़ी के सामने आने पर घबराहट की वजह से बेहोश हो गई है। थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा। डॉक्टर आकाश ने उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हुए कहा। कुछ देर बाद वो अपना बैग समेटकर कमरे से बाहर निकल गए। सर, ये आप कौन सी खूबसूरत हसीना को मुसीबत बनाकर ले आए हैं? राजन की जुबान में एक बार फिर खुजली हुई। हारिश ने उसे गुस्से से घूरा। तभी उन दोनों के कानों में एक धीमी मधुर आवाज़ पड़ी। हे भगवान, मेरा सिर। शायद वो अपना दुखता सिर थामते हुए उठी थी। दोनों ने हैरानी से लड़की की ओर देखा। वो अजीब सी भाषा में बोल रही थी। तुम ठीक हो? हारिश ने राजन की बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। मैं कहाँ हूँ? तुम लोग कौन हो? वो किसी और ही भाषा में बोल रही थी, जो फिलहाल हारिश और राजन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मुझे लगता है ये लड़की दिमाग से खिसकी हुई है। राजन ने एक बार फिर उस पर तंज कसा था। क्या तुम्हें हिंदी आती है? हिंदी बोल सकती हो? हारिश ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा। तो उस लड़की ने तुरंत हामी में सिर हिला दिया। थोड़ा थोड़ा, वो मासूमियत से बोली। हारिश ने राहत की सांस ली, वरना उसका सिर तो अब दर्द से फट ही जाता। तुम्हारा नाम क्या है? हारिश ने गंभीरता से सवाल किया। वो सहमी हुई निगाहों से हारिश मेहरा को देख रही थी। 32 साल का हारिश मेहरा, खूबसूरती की मिसाल, उसकी सलेटी आंखें जिनमें झलकती थी गहरी समझदारी, और उसके साथ उसका गंभीर चेहरा, सुर्ख सफ़ेद दूधिया रंग, उसके खूबसूरत नक्श-ओ-नैन। वो हर लिहाज से और हर एंगल से इतना आकर्षक था कि किसी भी लड़की का सपना हो सकता था। रौबदार, हैंडसम और 6 फुट से भी ऊंचा कद। उसके सिक्स पैक उसकी शर्ट से साफ नजर आ रहे थे। उसने काली शर्ट पहन रखी थी, जिसके बाजू उसके मसल से बिल्कुल फिट थे। तुमसे नाम पूछ रहा हूँ। हारिश ने उसे खोई हुई देखकर दोबारा सवाल किया। आरती। वो मुश्किल से अटकती सांसों के बीच बोल पाई। कहाँ जा रही थी? तुरंत अगला सवाल किया। वो घर से भाग। उसके शब्द मुंह में ही रह गए जब हारिश की आंखों में हैरानी उभर आई। उसने अपने शब्दों का अंदाजा लगाते हुए खुद को संभाला। मैं अपने गांव वापस जा रही थी। उसने जल्दी से बात बदल दी। और तुम्हारा गांव कहाँ है? अगला सवाल हुआ, और वो एकदम से खामोश हो गई। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, हारिश ने एक सख्त लहजे में कहा। ये लड़की उसकी नरमी का कुछ ज़्यादा ही नाजायज़ फ़ायदा उठा रही थी। मुझे याद नहीं, वो डरते हुए बोली। तो हारिश हैरान रह गया। क्या मतलब? तुम्हें अपने गांव का रास्ता याद नहीं? आरती ने तुरंत नामे सर हिला दिया। गांव का नाम तो याद है। हारिश ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए अगला सवाल किया। उसने अपनी भीगी आंखें उठाकर हारिश को देखा, फिर नामे सिर हिला दिया, और हारिश का दिमाग तो पल भर में घूम गया। कुछ भी याद है तो वही बता दो। उसका लहजा चाहकर भी ना चाहते हुए भी सख्त हो गया। वो बेबसी से दोनों हाथ चेहरे पर रखकर रोने लगी। उसके पास एक छोटे से बैग और एक हैंडबैग के अलावा कुछ भी नहीं था। अब रो क्यों रही हो? बताओ तो सही, कहाँ रहती हो, ताकि तुम्हें वहाँ छोड़कर आ जाऊँ। हारिश का गुस्से से बुरा हाल था। वो जितना खुद पर काबू करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही लड़की उससे गुस्सा दिला रही थी। आरती ने एक नज़र उसकी खूबसूरत आंखों में डाली और फिर उसे सच बताने का फैसला कर लिया। शायद यही शख्स उसकी मदद कर दे। मैं अपनी बुआ के साथ रहती थी। माँ बाप का बचपन में ही देहांत हो गया था। बुआ मुझे किसी अमीर बूढ़े के हाथ बेच रही थी। मैंने विरोध करने की कोशिश की तो कहने लगी कि तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनके काम आऊँ। वो बूढ़ा आदमी बहुत घटिया इंसान है, बहुत गंदी नज़रों से मुझे देखता है।
फूफा जी का दोस्त है, मुझे उसके पास नहीं जाना, इसलिए मैं बुआ जी के घर से भाग आई। मुझे अपने गांव का रास्ता याद नहीं, बचपन में गई थी और तब उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। सोचा था कहीं ना कहीं चली ही जाऊंगी और अगर कोई ठिकाना न मिला तो किसी चलती गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे दूंगी। वो बहते आंसुओं के बीच अपनी सारी बात बताकर एक बार फिर फूट फूट कर रो पड़ी और हारिश का सारा गुस्सा कहीं दूर जाकर सो गया। आंखों के सामने बहुत से कड़वे मंजर उभर आए और अगले ही पल वो पिघल गया जैसे कि मोम, जबकि राजन अब भी आरती को शक भरी नज़रों से देख रहा था। प्लीज़ प्लीज़ मुझे वापस बुआ जी के घर मत छोड़ना, बेशक मुझे जान से मार दो, मगर मुझे वहाँ वापस लौट कर नहीं जाना। वो दर्द भरे लहजे में बोली। अच्छा रोना तो बंद करो, हारिश ने इस बार कुछ नरमी से कहा और कमरे से बाहर निकल गया। राजन भी एक नज़र उस पर डालकर कमरे से बाहर आ गया। आप क्या करने वाले हैं सर? इस नई मुसीबत से कैसे जान छुड़ाएंगे? राजन ने गंभीरता से पूछा। वो हारिश की आंखों में आई नरमी देख चुका था। मुझे कुछ सोचने दो राजन। वो अपना दुखता सिर थामे किचन की ओर चला गया और न जाने क्यों राजन को कुछ गड़बड़ सा लग रहा था। वो लड़की कुछ ज़्यादा ही मासूम बनने की कोशिश कर रही थी। शक्ल से तो वाकई मासूम और खूबसूरत थी, लेकिन राजन की छठी इंद्री कह रही थी कि इस लड़की के पीछे जरूर कोई चाल है। कुछ देर के बाद वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो वो बेड के सहारे टिकी बैठी थी। ये लो सूप पियो, इससे अच्छा महसूस करोगी, उसने ट्रे आरती के पास बेड पर रखते हुए कहा तो वो एकदम से चौंक गई। फिर हैरानी से हारिश को देखा जो अब कमरे में मौजूद सोफे तक जाकर बैठ चुका था। आरती खामोशी से उसी को देख रही थी जो बोलने के लिए शायद शब्द ढूंढ रहा था। मेरे घर मेरे साथ चलोगी? वहाँ तुम आराम से रह सकोगी और पूरी तरह सुरक्षित भी। कोई भी तुम्हें नुकसान पहुँचाने के बारे में नहीं सोच पाएगा। वहाँ राजन की बहन भी रहती है, तुम्हारा मन लग जाएगा। जब तक तुम्हारे रहने का कोई और इंतजाम नहीं हो जाता मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। वैसे भी ये फ्लैट ज़्यादातर बंद रहता है, तो तुम यहाँ नहीं रह सकती। हारिश ने पूरी बात विस्तार से समझाई, जिसे सुनकर आरती के चेहरे पर हैरानी उभर आई। क्या आप मुझे अपने साथ अपने घर ले जाएंगे? वो बेयकीनी और हैरानी से सवाल कर रही थी तो हारिश ने हामी में सिर हिला दिया। बिल्कुल, मैं एक जवान लड़की को इस बेरहम समाज में यूँ अकेला नहीं छोड़ सकता। इस वक्त तुम मेरे साथ हो तो तुम मेरी जिम्मेदारी हो। सूप खत्म कर लो, फिर थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया और आरती ने हैरानी से बंद दरवाजे को देखा। उसकी आंखों में नमी उभर आई। ये उसकी जिंदगी का पहला अनजान शख्स था जो उसे सुरक्षा देने की बात कर रहा था। कमरे के बाहर राजन के सामने खड़े होकर हारिश ने उसे सारी बात बता दी, जिसे सुनते ही राजन के सिर पर जैसे आसमान टूटा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप उसे अपने साथ घर ले जाएंगे? हो सकता है वो लड़की कोई स्कैमर हो, आपको ट्रैप कर रही हो। वो सिर्फ शक्ल से मासूम लगती है। जरा सोचिए, इस तरह आपकी गाड़ी के सामने आना भी कोई प्लान हो सकता है। सर होश में आइए। राजन को हारिश का ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया था। नहीं राजन, मैंने उस लड़की की आंखों में सच्चाई देखी है। मैंने उसकी आंखों में छलकती नमी महसूस की है। वो हमारे साथ चल रही है और ये मेरा आखिरी फैसला है और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे किसी भी फैसले पर ऐतराज़ नहीं करोगे। उसने आखिरी बात सख्ती से कही। और भला राजन कौन होता था उसके फैसले से इनकार करने वाला? आखिर वो उसका घर था, वो जहाँ चाहे जिसे चाहे अपने घर में ला सकता था। राजन तो उसका सिर्फ खास बंदा था। राजन की बहन महक भी वहीं रहती थी। राजन गांव का रहने वाला एक सीधा साधा लड़का था जो हारिश के साथ काम करता था। उसकी बहन जो शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उसके लिए रोज गांव से आना जाना मुश्किल था। इसीलिए हारिश ने ही कहा था कि वो महक उनके बंगले में उनके साथ रह सकती है। इससे महक के रहने की समस्या भी हल हो जाती। वो अपने भाई की निगरानी में भी रहती, उसका भाई भी निश्चिंत रहता और उसकी पढ़ाई में भी कोई रुकावट नहीं आती। अगले 1 घंटे के बाद भी लोग उस फ्लैट से बाहर निकले। हारिश और राजन गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे थे, जबकि आरती पिछली सीट पर बैठ गई थी। बाहर गुजरते नज़ारों को बड़े ही गौर से देख रही थी। राजन की नज़र लगातार उसी लड़की पर थी। उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास शिद्दत से हो रहा था। उस लड़की के बारे में कुछ तो गलत था, मगर क्या वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कैसे हारिश जैसा पत्थर दिल इंसान कुछ ही पलों में पिघल गया। उसे हारिश से ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। जिस काम में वो लोग शामिल थे उसमें किसी भी बाहरी इंसान को अपनी ज़िंदगी में दखल देने की
इजाज़त नहीं दी जा सकती थी। और उस लड़की को अपने घर में रखने का मतलब था कि वो लड़की उनके पर्सनल ज़िंदगी की हर बात जान जाएगी, जो राजन को किसी भी हाल में मंजूर नहीं था। लेकिन वो नौकर था और अपने मालिक के फैसले को नापसंद नहीं कर सकता था। हारिश अपने हर मामले में पूरी तरह आज़ाद था। उनकी गाड़ी मेहरा मेंशन के बाहर रुकी। हारिश ने हॉर्न दिया तो गार्ड दौड़ते हुए आए, गेट खुला और गाड़ी अंदर दाखिल हो गई। वो दोनों गाड़ी से बाहर उतरे। हारिश ने पिछली सीट की ओर झांका और दरवाज़ा खोलते हुए नरमी से कहा, बाहर आ जाओ, घर आ गया है। आरती, जो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, चौंक कर होश में आई। उसने हाँ में सर हिलाया, गाड़ी से उतरी और उनके साथ घर के अंदर दाखिल हो गई। वो बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा बंगला था। लॉन्ज में ही उन्हें महक दिखाई दी, जो सोफे के पास ज़मीन पर बैठकर किताबें फैलाए पढ़ रही थी। राजन और हारिश के साथ किसी दूसरी लड़की को देखकर वो हैरान रह गई। वो उस लड़की को नहीं जानती थी। वो पहली बार मेहरा हाउस आई थी। ये लड़की कौन है राजन भाई? उसने पास आते हुए राजन से पूछा। मेहमान है, राजन ने झुंझलाकर कहा। अब वो अपनी बहन को क्या बताता कि वो कौन है। महक, ये आरती है और आज से ये यहीं रहेगी। आप प्लीज इन्हें नीचे वाला कोई कमरा दिखा दें। वैसे भी यहाँ बहुत सारे कमरे खाली हैं। हारिश की बात पर महक ने हामी में सिर हिलाया। जी ठीक है हारिश भाई। वो हारिश की भी राजन की तरह बहुत इज्जत करती थी और फ्री वक्त में यहाँ खाना भी बना देती थी। वैसे किचन में एक रामू बाबा थे जो उनके शेफ थे और बहुत अच्छा खाना बनाते थे, मगर फिर भी महक को यहाँ काम करते हुए बहुत खुशी मिलती थी। आप मेरे साथ आ जाइए दीदी। देखने में उम्र के हिसाब से आरती महक से बड़ी ही लग रही थी। वो 24-25 साल की खूबसूरत नक्श वाली बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसकी हल्की भूरी आंखें, उनमें चमकती मासूमियत, उसका दूधिया सफ़ेद चेहरा, उसके सुंदर नए नक्श और ऊपर से उसकी मासूमियत किसी भी इंसान को उसका दीवाना बना सकती थी। वो महक की बात पर सहमति में सिर हिलाती, अपने बैग पर पकड़ मजबूत करती, उसके साथ अंदर की ओर बढ़ गई। मुझे लगता है आपने अपने लिए खुद ही मुसीबत मोल ली है, राजन धीरे लहजे में हारिश से कहते हुए अपने कमरे में जाकर गायब हो गया। और हारिश कुछ नरमी से उस खाली लॉन्च को देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा एहसास था, ऐसा एहसास जिसे उन तीनों में से कोई भी महसूस नहीं कर सकता था। वो एहसास सिर्फ और सिर्फ हारिश ने ही महसूस किया था। ये अगली सुबह का दृश्य था। वो पानी पीने के इरादे से किचन में दाखिल हुआ। उसने सोचा था कि साथ ही वो रामू बाबा से कह देगा कि उसके लिए कॉफ़ी बना दें। तभी उसे किचन में किसी लड़की की पीठ दिखाई दी। उसके लंबे कमर तक आते खूबसूरती से चोटी में बंधे गए काले बाल, बहुत सुंदर बाल थे उसके। नज़र बालों से फिसलती हुई चेहरे तक पहुंची तो हारिश हैरान रह गया। वो तो आरती थी। उसने कल आरती के बाल नहीं देखे थे, क्योंकि उसने खुद को एक बड़ी सी काली चादर में ढक रखा था। वो एकटक उस लड़की को देखता रहा जो गंभीरता से शेल्फ के सामने खड़ी धीरे धीरे सब्जियां काट रही थी। अपने वजूद पर किसी की लगातार नजरें महसूस करते हुए आरती चौंकी। फिर चेहरा मोड़कर पीछे देखा तो हारिश खड़ा था। आप? वो बस एक शब्द ही कह सकी। तभी हारिश होश में आया। हाँ, वो मैं बस रामू बाबा को देखने आया था। नजर नहीं आ रहे? उसने हैरानी से इधर उधर देखते हुए कहा। रामू बाबा शायद राशन लेने गए हैं। आपको कुछ चाहिए था? मैं मदद करूं? वो नरमी से पूछ रही थी। नहीं नहीं, मैं तो बस पानी पीने आया था। इतना कहते हुए वो फ्रिज की ओर चला गया, पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगा, जबकि आरती फिर से अपने काम में लग गई थी। आप क्या कर रही हैं यहाँ? उसने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, मुझे खाली रहने की आदत नहीं है, इसीलिए सोचा किचन में कोई काम कर लूँ। रामू बाबा से पूछा। उन्होंने कहा कि सब्जियाँ ही काट दो, खाना बनना है, इसलिए यही करने लगी। उसने पूरी तरह से समझाते हुए उसे बहुत मासूम लग रही थी। आम से कपड़े पहने हुए, दुपट्टा गले में अच्छे से लिया हुआ था। हारिश ने समझने वाले अंदाज में सिर हिला दिया और किचन से बाहर जाने के लिए मुड़ा। फिर कुछ सोचते हुए वापस आरती की ओर पलटा। कॉफ़ी बनानी आती है तुम्हें? कुछ सोचकर हारिश ने पूछा और आरती ने तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। वो मैं बुआ के लिए बनाकर देती थी, इसीलिए बस। उसकी आंखों में हैरानी देखकर आरती घबरा गई तो उसने जल्दी से सफाई दी। एक कप बना दो, नरमी से पूछा। आरती ने सहमति में सिर हिला दिया। थैंक्स। इतना कहते हुए वो किचन से बाहर निकल गया। अगले 10 मिनट तक वो कॉफ़ी बनाकर किचन से बाहर निकली तो हारिश से कहीं नजर नहीं आया। उसने एक नज़र बाहर गार्डन में झांक कर देखा। वो वहीं गार्डन में टहल रहा था
और वो भी बाहर ही आ गई। आपकी कॉफ़ी। वो जो ख्यालों में खोया हुआ था आरती की आवाज़ से एकदम से होश में आ गया। फिर सहमति में सिर हिलाते हुए उसने आरती के हाथ से कॉफ़ी का कप ले लिया। वो बिना कुछ कहे वापस पलट गई। हारिश ने कॉफ़ी का कप होठों से लगाया। पहला घूंट गले में जाते ही उसे सुखद हैरानी हुई। बहुत अच्छी और बेहद स्वादिष्ट कॉफ़ी बनी थी। शायद ज़िंदगी में हारिश ने इतनी अच्छी कॉफ़ी नहीं पी थी। उसका मूड एकदम से खुशगवार हो गया। उसे यहाँ रहते हुए लगभग अब 1 महीना हो चुका था। इस 1 महीने में हारिश ने कभी भी उसे तंग नहीं किया था और ना ही ये कहा था कि वो यहाँ से चली जाए या फिर वो कहाँ रहेगी, बल्कि उसने उसकी ज़रूरत की हर चीज़ महक से मंगवा दी थी। ये रात का समय था। राजन और हारिश हमेशा की तरह कहीं गए हुए थे। महक अपने कमरे में बंद थी। तभी वो अपने कमरे से चुपके से बाहर निकली। दबे कदमों से वो पिछले लॉन्ज में चली आई और पिछले दरवाजे से घर से बाहर निकल गई। पिछले गार्डन में आकर उसने अपने हाथ में मौजूद छोटे से बटनों वाले मोबाइल को कान से लगाया। यहाँ कहीं भी कैमरे नहीं थे, इस बात की पुष्टि वो कर चुकी थी। कुछ देर घंटी जाती रही, फिर सामने से फ़ोन उठा लिया गया। हेलो, सिया स्पीकिंग। कॉल लगते ही उसकी आवाज़ उस खामोश गार्डन में गूंज उठी। एसएचओ विनय। मिस सिया। फ़ोन के उस पार विनय की आवाज़ आई तो सिया ने भी एक सुकून भरी सांस ली थी। वो वहीं मौजूद झील में पांव डुबोकर बैठ गई। वो बहुत खूबसूरत झरना था जो हारिश ने अपने इस बंगले की खूबसूरती के लिए बैक गार्डन में लगवाया था। तो बताइए मिस सिया, आपको क्या पता चला? विनय गंभीरता से पूछ रहा था। सर, मैं पिछले 1 महीने से हारिश पर नज़र रखे हुए हूँ, लेकिन वो शख्स या तो पूरी तरह क्लीन है या फिर पूरी तरह बेहद चालाक। मैंने उसका पूरा घर छान मारा मगर मुझे कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिला। यहाँ तक कि मैंने उसके स्टडी रूम में एक कैमरा भी फिट कर दिया, मगर वो लोग कोई भी ऐसी बात नहीं करते जिससे उन पर शक किया जा सके। वो लोग पूरी तरह क्लीन हैं सर। मुझे नहीं लगता कि वो हीरों की तस्करी करते होंगे। पूरे घर में कागज़ तक ऐसा नहीं मिला जिससे ये पता चले कि वो कोई ऐसा वैसा काम करते हैं, और अगर करते भी हैं तो वो लोग हर काम इतनी खामोशी से करते हैं कि पकड़े जाने का कोई मौका ही नहीं छोड़ते। सिया खोदे से 1 महीने में उलझ कर रह गई थी। उसकी बात सुनते ही एसएचओ विनय के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर हमें जो अपडेट मिली है उसके मुताबिक हारिश मेहरा हीरे ब्लैक मार्केट से मंगवा रहा है। ठीक है, वो शहर का जाना माना जुआरी हो सकता है। उसकी डायमंड की शॉप बहुत अच्छी चलती है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलता हो, लेकिन फिर भी आप उस पर नज़र रखें। और उस फ्लैट का मैंने पता करवाया था, वो किसी डॉक्टर के नाम पर है। एसएचओ विनय की बात सुनते ही सिया और भी उलझ गई। हो सकता है फिर मुझे बेहोश देकर वो मुझे वहाँ ले गया हो। वैसे वो फ्लैट साफ था, वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि ये पता चले कि वहाँ भी लोग कोई भी गैर कानूनी काम करते हैं। सिया ने उस फ्लैट का पूरा नक्शा याद करते हुए बताया। ठीक है, मैं समझ गया। आगे भी अपडेट देती रहिएगा। विनय ने सारी बात संयम से कहते हुए हिदायत दी। सिया ने यस सर कहते हुए मोबाइल फ़ोन रख दिया। इससे पहले कि वो पीछे पलटती अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई था। वो सिर से पांव तक कांप गई, पीछे पलटी और अगले ही पल पूरी तरह थर्रा गई। उसके पीछे काले रंग का एक बड़ा सा भयानक कुत्ता खड़ा था। सिया का डर के मारे बुरा हाल हो गया। वो अगली सांस तक नहीं ले पाई। वो उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा और वो डरती हुई पीछे हटी। उसने अपनी चप्पल पहले ही दूर घास पर उतार कर छोड़ दी थी। अक्सर वो इसी वक्त यहाँ गार्डन में वॉक किया करती थी, मगर वो ये भूल गई थी कि हारिश के पास एक भयानक कुत्ता भी था। वो काले रंग का एक खास तरह का कुत्ता था। वो हारिश का पालतू था और बेहद खतरनाक। उसने जैसे ही दहाड़ा सिया के मुंह से चीख निकल गई। उसके हाथों से मोबाइल वहीं पास बहते झरने में गिर गया। वहाँ एक बहुत खूबसूरत सा छोटा पानी का झरना बह रहा था। वो उल्टे कदमों पीछे की ओर भागी और वो कुत्ता भी उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए दौड़ा। हारिश जो अभी अभी बंगले में दाखिल हो रहा था, इससे पहले कि वो लॉन्ज का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता, उसे बैक गार्डन से चीख की आवाज़ आई। इसके बाद कुत्ते की दहाड़ भी। वो पल भर में उस चीख को पहचान गया था। ये आवाज़ तो आरती की थी, मगर अगले ही पल उसे जोर का झटका लगा। इस वक्त वे लोग कुत्ते को खुला छोड़ देते थे। वैसे भी वो कुत्ता सबसे घुला मिला रहता था, किसी पर हमला नहीं करता था। मगर आरती को यहाँ आए को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था और वो जानता था कि अजनबी लोगों को देखकर वो उन पर हमला कर देता है। हारिश तेजी से बैक गार्डन की ओर भागा था। सिया घबराकर पीछे की ओर भागी। उसका पांव फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ी। कुत्ता उसकी ओर बढ़ रहा था,
वो जल्दी से जमीन पर दोनों हाथ टिकाकर उठी और फिर भागी। अगले ही पल सामने से आते एक चौड़े से वजूद से टकरा गई। सिया को एक पल के लिए अपने सिर पर आसमान घूमता महसूस हुआ और दूसरे ही पल उसे अपनी कमर के आसपास किसी का हाथ कसता हुआ महसूस हुआ। उसने चेहरा उठाकर देखा तो वो हारिस था, जो परेशानी और फिक्र से उसे देख रहा था। रिलैक्स, उसे धीरे से अपने साथ लगाते हुए वो कुत्ते से कहने लगा, टाइगर रिलैक्स हो जाओ और वापस जाओ। हारिस की हुक्मी आवाज़ पर कुत्ता एकदम से शांत हो गया और वापस चला गया। वो डरी सहमी अब भी हारिस के सीने से लगी हुई थी। आर यू ओके? हारिस की आवाज़ से वो होश में आई। फिर अपनी हालत का एहसास हुआ तो फौरन उससे दूर हटी। उसका दुपट्टा सिर से सरक कर नीचे गिर चुका था। वो बुरी तरह घबराई हुई थी। उसकी सांसें बहुत तेजी से चल रही थीं। आरती, आप ठीक है ना? हारिस ने फिर पूछा तो वो होश में आई और सिर हिलाते हुए उसने 2 कदम पीछे लिए। इस वक्त तो यहाँ क्या कर रही थी? इस बार उसकी आवाज़ में थोड़ी सी सख्ती थी। दिल घबरा रहा था तो मैं तो बस खुली हवा खाने बाहर आ गई थी, वो जल्दी से कहती हुई अंदर की ओर भाग गई। हारिस ने एक नज़र उसकी पीठ पर डाली, फिर उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। कमरे में पहुंचकर उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और वहीं टिककर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। आज वो मुश्किल से मौत से बची थी। अगर हारिस न आता तो वो कुत्ता उसे मार ही देता। वो हारिस का पालतू था और उसके एक इशारे पर हर हुक्म मानता था। शायद आज सिया की मौत लिखी थी, मगर हारिस ने वक्त रहते उसे बचा लिया। इस हादसे को 2 दिन गुजर चुके थे। वो किचन में खड़ी थी जब उसे बैक गार्डन से हारिस की गुस्से से भरी आवाज़ आई। क्या मतलब है तुम लोगों का? मुझे करोड़ों का नुकसान करवा कर कहते हो कि गलती से हो गया? हारिस किसी से फ़ोन पर चिल्ला रहा था। वो परेशान होकर जल्दी से किचन से बाहर निकली और बैक गार्डन में आई। राजन भी शायद आवाज़ सुनकर आ गया था। रिलैक्स सर, हम पता कर लेंगे नुकसान किसने किया है। वो हारिस को शांत करने लगा। हारिस ने अगले ही पल अपना मोबाइल पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। रिलैक्स, जानते भी हो वो सामान मेरे लिए कितना अहम था। उसकी आंखें गुस्से और दहशत से लाल हो गईं। राजन सहमकर पीछे हट गया और आरती हैरानी से हारिस का ये रूप देखती रह गई। उसने पहली बार उसे इतना गुस्से में देखा था। वो गुस्से से अपने कमरे में चला गया। 10 मिनट के बाद उन दोनों ने खिड़की से देखा। वो कमरे के बीच खड़ा पंचिंग बैग पर मुक्के मार रहा था। उसने हाथों में कोई ग्लव्स नहीं पहने थे और उसके हाथों से खून बह रहा था। राजन नुकसान की तह तक जाने चला गया, मगर सिया उलझी नज़रों से कभी ऊपर देखती तो कभी सोचती कि कहीं ये सब एसएचओ विनय की वजह से तो नहीं हुआ। तभी उसने देखा कि हारिस के हाथों से खून कुछ ज़्यादा ही निकल रहा था। उसके दिल में अजीब सी तकलीफ उठी। वो नहीं जानती थी क्यों, लेकिन वो जल्दी से ऊपर भागी। वो इस 1 महीने में पहली बार हारिस के कमरे में गई थी। वो पहली बार उसके कमरे में दाखिल हुई थी। उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। कदमों की आहट पर हारिस के माथे पर बल गहरे हो गए। वो बिना रुके बिना सांस लिए मुक्के मारता जा रहा था। राजन, अपनी शक्ल गुम कर लो वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। वो इतनी जोर से चिल्लाया कि एक पल के लिए सिया के पांव कांप गए। जब सामने से कोई आवाज़ नहीं आई तो वो हैरानी से पलटा। अपने सामने आरती को खड़ा देखकर वो चौंक गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो सारी हदें तोड़ते हुए गुस्से से चिल्लाया। पहली बार सिया को किसी मर्द के लहजे से डर लगा। आपके दोनों हाथों से खून निकल रहा है, प्लीज़ पट्टी करवा लीजिए। वो मुश्किल से कांपती सांसों के बीच बोल पाई। आरती, यहाँ से जाओ, वो दबे हुए लहजे में बोला। प्लीज़ पट्टी करवा ले, बहुत खून बह रहा है। उसने अपने दोनों हाथ जख्मी कर लिए थे, न जाने क्यों। उसने अपना गुस्सा अपने ही हाथों पर निकाल लिया था। मैंने कहा ना, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो इतनी शिद्दत से चिल्लाया कि सिया सहमकर 2 कदम पीछे हो गई, मगर वो कमरे से बाहर नहीं निकली। न चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। जिंदगी में पहली बार किसी मर्द ने उससे इस तरह बात की थी, वरना वो डीआईजी अमर की इकलौती बेटी थी। एएसआई सिया अमर, जो अपने पिता की तरह ही उनका नाम रोशन कर रही थी। वो यहाँ सिर्फ हारिस की जासूसी करने आई थी, वरना इस तरह पहचान बदलकर किसी को धोखा देना उसकी नेचर नहीं थी। प्लीज़ हारिस, प्लीज़ बस पट्टी करवा लो, मैं चली जाऊंगी। उसने आज पहली बार हारिस का नाम लिया था। हारिस के दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए थम सी गई। वो बेयकीन और हैरानी से पलटकर उसकी ओर देखने लगा। वो बेबसी से उसी को देख रही थी। फिर उसने बिना कुछ कहे अपने हाथ ढीले छोड़ दिए और खामोशी से जाकर सोफे पर बैठ गया। सिया ने गहरी सांस ली और उसके पास ही थोड़े फासले पर सोफे पर बैठ गई। उसने उसका हाथ नरमी से अपने हाथ में लिया
और अपने नाजुक स्पर्श से उसके जख्मों पर पट्टी करने लगी। हारिस एकटक उसे देखता रहा। वो बहुत खूबसूरत थी और करीब से देखने पर तो और भी ज़्यादा। आज उसने पहली बार गौर किया था कि उसकी नाक में एक छोटी सी पतली सी गोल्ड की नोज पिन थी जो उसके चेहरे पर बहुत जच रही थी। इतना गुस्सा कौन करता है? अपनी ही चीज़ों का नुकसान कर रहे हैं आप, उसने डरते डरते कहा। इससे पहले कि हारिस अपना हाथ खींचता, उसने उसके हाथ को और भी कसकर पकड़ लिया। प्लीज़ प्लीज़ ऐसे ही बैठे रहें, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बस मुझे आपका एहसास है इसीलिए। वो नहीं जानती थी कि ये जुमला उसके होठों से कब, क्यों और कैसे निकल गया। हारिस चौंका। तुम्हें मेरा एहसास क्यों है? उसने आरती को देखते हुए पूछा। आपने मुझे पनाह दी। जब पूरी दुनिया ने मुझसे मुंह मोड़ लिया तब सिर्फ आप ही थे जिन्होंने मुझे ये छत दी। मैं नहीं जानती आपको क्या नुकसान हुआ है। अगर दिल करे तो बता दें, वरना आपकी मर्जी, लेकिन इस तरह खुद को तकलीफ मत दें। नुकसान की भरपाई हो जाती है, मगर खुद पर लगे जख्म भरने में वक्त लगता है। उसके लहजे की नरमी ने हारिस की आंखों में अनचाही नमी ला दी। वो सामान नहीं था, वो मासूम और बेसहारा बच्चों की उम्मीदें थीं। आखिरकार वो टूटे हुए लहजे में बोला, और वो हैरान रह गई। कैसी उम्मीदें? वो ना चाहते हुए भी पूछ बैठी। हारिस सोफे की पीठ से टिक कर बैठ गया। अब बेबसी से दोनों हाथों को देख रहा था। मैं बहुत छोटा था जब मेरे पापा का देहांत हो गया था। मेरे ददियाल वालों ने मुझे और मेरी माँ को रखने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो लोग हमारा खर्चा नहीं उठा सकते। मेरी माँ के पीछे कोई नहीं था जहाँ वो मुझे लेकर जाती। उन्होंने मेरी माँ को इतना मजबूर कर दिया कि हमें वो घर छोड़ना ही पड़ा। मैं बहुत छोटा था, 7-8 साल का। उस उम्र में मैं क्या कर सकता था? अपनी माँ के लिए मैं कुछ करना तो चाहता था, जज्बा भी था, मगर तब हिम्मत नहीं थी, औकात नहीं थी। मेरी माँ ने कमरे का छोटा सा घर किराए पर लिया और एक स्कूल में नौकरी करने लगी। मुझे पालने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन ये सब सिर्फ 2 साल ही चल सका। एक एक्सीडेंट में मेरी माँ का देहांत हो गया। माँ की मौत के बाद ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई हो। मैं बिल्कुल अकेला रह गया। फिर एक भले आदमी ने मुझे अनाथालय छोड़ दिया। वहाँ मैंने ऐसे ऐसे हालात देखे जो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता आरती। अनाथालय में बच्चे किस तरह तड़पते हैं ये बस मैं ही जानता हूँ। वहाँ बच्चे तस्करी का शिकार बनने लगे थे। मैं अपने 2 दोस्तों के साथ वहाँ से भाग गया। उसके बाद हम लोग हमेशा के लिए लंदन चले गए। खैर वो भी बहुत लंबी कहानी है। लंदन जाना भी कोई आसान नहीं था। हमने बहुत कम उम्र में बहुत मेहनत की। लंदन जाकर मैंने वहाँ नौकरी की और साथ ही साथ मुझे डायमंड ज्वेलरी बनाने का बहुत शौक़ था। मैंने ये काम सीखा और फिर वापस हिंदुस्तान आ गया। बाहर की दुनिया को लगता है कि मैं डायमंड स्मगलिंग करता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से छीनता हूँ जिनकी वजह से मुझ जैसे बच्चे अनाथालयों में भी सुरक्षित नहीं हैं, जिनकी जान खतरे में रहती है, जो वहाँ भूखे रहते हैं। 5 साल पहले जब मैंने पहली बार अपने बिजनेस की नींव रखी थी, तब मैंने एक अनाथालय बनाया था और हर साल वहाँ बच्चों के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें ले जाता हूँ। अच्छे कपड़े, खाने पीने का सामान, राशन, उनके सोने के लिए बेहतर इंतजाम, खेलने के लिए खिलौने और मनोरंजन के लिए बेहतरीन डिवाइसेस। जिस ट्रक में सामान जा रहा था वही इस साल उस अनाथालय तक पहुंचाया जाना था। मुझे नहीं पता था कि किसने पुलिस वाले की मुखबरी कर दी या फिर उन लोगों को कैसे पता चला, लेकिन रेड पड़ने की वजह से पूरा ट्रक जलकर राख हो गया। नुकसान करोड़ों का था, मगर मुझे उस नुकसान का दुख नहीं। मुझे दुख इस बात का है कि ये नुकसान उन बच्चों का हुआ। काश मुझे एक बार पता चल जाए कि ये सब किसने किया है। मैं सच में उस शख्स को जान से मार दूं। आज मुझे ज़िंदगी में पहली बार पुलिस वालों से नफरत हो रही है। मेरा पुलिस वालों से कोई बैर नहीं था, लेकिन अब दिल चाहता है कि बस एक बार कोई पुलिस वाला सामने आ जाए तो मैं उसकी जान ले लूं। मैंने सालों तक पुलिस के लिए गुप्त रूप से काम किया। पता नहीं मैंने कितने बच्चों की तस्करी करने वाले रैकेट्स को बिना अपना नाम बताए पुलिस के हवाले किया है। मैं अपने देश की पुलिस के लिए एक अंडरकवर कॉप की तरह काम कर रहा था और यहाँ इन लोगों ने उन बच्चों से उनकी खुशियाँ छीन ली। बात के आखिर में उसके लहजे में नमी घुल गई थी और सिया दम साधे सांस रोके उसके चेहरे को देख रही थी। ये सब सुनते हुए ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से नमी छलक पड़ी। जानती हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया था? जब तुमने पहली बार कहा था कि तुम्हारी बुआ ने तुम्हें घर से निकाल दिया, तो मुझे अपने बचपन की एक एक कमी याद आ गई थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम भी किसी तकलीफ का शिकार हो जाओ।
तुम्हारी तकलीफ में मुझे अपनी तकलीफ नजर आई थी आरती। बात के अंत तक हारिश के लहजे और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो अचानक ही आरती के करीब आ गया था और आरती की सांसें रुक सी गईं। मैं नहीं जानता कब और कैसे, लेकिन तुम वो इकलौती लड़की हो जो मेरी जिंदगी में सुकून की तरह आई हो। पहले मुझे ये बंगला सिर्फ एक बंगला लगता था, लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो मुझे ये घर घर लगने लगा है। पहले मैं रातों को घर से बाहर रहता था, बेवजह समय बर्बाद करता। घर में रहना अच्छा नहीं लगता था। कहीं दोस्तों के साथ चला जाता या किसी डील में लग जाता या फिर आधी आधी रात तक डायमंड डिजाइन बनाता रहता। लेकिन तुम्हारे यहाँ आने के बाद मुझे घर लौटना अच्छा लगने लगा है। तुम्हारे हाथों का बना खाना खाना अच्छा लगता है। तुमने कुछ ही दिनों में मेरे इस खाली बंगले को घर बना दिया है। तुम बहुत अच्छी हो आरती। तुम मेरी ज़िंदगी में किसी नेमत की तरह आई हो। मेरी माँ के बाद तुम पहली औरत हो जिसने मुझे सुकून दिया है। तुमने मेरे दिल पर काबू पा लिया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और तुम्हें हमेशा के लिए अपने घर में रखने के लिए शादी ही सबसे बेहतर हल है। इस तरह बिना किसी रिश्ते के मैं तुम्हें कब तक अपने साथ रखूंगा आरती? वो अजीब सी पागलपन हालत में बेबसी से बोल रहा था कि आरती अगली सांस तक न ले सकी। वो एक झटके से सोफे से उठी और फटी फटी नज़रों से हारिश को देखने लगी। लेकिन मैं कैसे? वो बेबसी और हैरानी में बस यही कुछ शब्द बोल सकी। हारिश जैसे होश में आया अपनी हालत और हरकत पर उसे खुद ही हंसी आ गई कि वो कैसे इस लड़की से इजहार मोहब्बत करने के साथ उसे प्रपोज भी कर बैठा। वो ना चाहते हुए भी हंस पड़ा। फिक्र मत करो, सोचने के लिए कुछ वक्त ले लो। जब तुम्हें लगे कि तुम मुझे जवाब देने की हालत में हो तब जवाब दे देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। वो ये सब कहते कहते पूरी तरह शांत हो गया था। सिया अपना घूमता हुआ सिर संभालती हुई कमरे से बाहर निकल गई। वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई और अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। वो ऐसा कैसे कर सकती थी? आज हारिश ने जो सच्चाई उसके सामने रखी थी उसके हिसाब से तो वो सिर्फ एक अच्छा इंसान था। वो ना कोई ड्रग डीलर था, ना ही माफिया का आदमी। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछती हुई वॉशरूम की तरफ भागी। वो जानती थी कि अब उसे क्या करना है। ये अगली सुबह का मंजर था। वो आज अपने किसी क्लाइंट से मिलने के लिए शॉपिंग मॉल आया हुआ था। जब उसने दूर खड़े रामू बाबा को देखा तो पहले तो उसे वहम हुआ, मगर सच में वही रामू बाबा थे। वो उनके पास पहुंचा। रामू बाबा, आप यहाँ? सब खैरियत? हारिश की आवाज़ सुनते ही रामू बाबा मुड़े। हाँ बेटा, मैं और आरती बिटिया ग्रोसरी करने आए थे। तो उसने कहा कि उसे कुछ कपड़े देखने हैं, इसीलिए वो कपड़ों के सेक्शन की तरफ चली गई और मैं उनका यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। रामू बाबा की बात सुनकर वो बेहद हैरान हुआ। अच्छा, आप ऐसा करें, आप चले जाइए, मैं आरती को अपने साथ ले आऊँगा। रामू बाबा इस बात पर सर हिलाते हुए चले गए। जिस तरफ रामू बाबा ने इशारा किया था वो उसी तरफ चल पड़ा और आसपास आरती को ढूंढने लगा। अपने क्लाइंट से मिलना तो वो पूरी तरह भूल गया था। विनय सर, ये आपने क्या कर दिया? आपने उस ट्रक को तबाह कर दिया। क्या आपको पता भी था कि उसमें क्या था? सिया दबे दबे गुस्से में चिल्लाई थी। एसएचओ विनय के चेहरे पर फिक्र की लकीरें आईं। देखिए मिस सिया, हमें यही बताया गया था कि उस ट्रक में हथियारों की स्मगलिंग हो रही है। हमने सिर्फ इसी वजह से वहां पर रेड मारी थी, मगर ये नहीं जानते थे कि इनकाउंटर में गोलियां भी चलेंगी और उन्हीं गोलियों की वजह से ट्रक में आग लग गई और सारा सामान जलकर खाक हो गया। एसएचओ विनय को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने किसी का दिल तोड़ दिया। आप नहीं जानते वो शख्स कितना अच्छा है। वो परेशानी में अपना सिर मलते हुए बोली। लेकिन आप यहाँ तक आई कैसे मिस सिया? उससे अचानक याद आया, मैं रामू बाबा के साथ ग्रोसरी करने आई हूँ। जैसे ही हारिश को आरती किसी मर्द से बात करती दिखाई दी वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ा, मगर इससे पहले कि वो करीब पहुँचता उन दोनों की बातचीत की आवाज़ हारिश के कानों में पड़ने लगी और हारिश को पता नहीं चला कि आप यहाँ पहुँच गई हैं। उसकी बात पर सिया ने तुरंत ना में सर हिला दिया। नहीं, मैंने उनसे कहा था कि मैं सिर्फ कपड़े देखने जा रही हूँ। सिया की बात सुनकर उसने हामी में सिर हिलाया। ख्याल रखें, अगर किसी को पता चल गया कि आप एएसआई सिया हैं, कोई आरती नहीं, तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। और हारिश मेहरा के बारे में कोई और जानकारी मिली तो वो भी बताओ। कहीं कोई शक? वो सवालिया नज़रों से पूछते हुए जैसे ही आसपास देखने लगा, कुछ ही दूरी पर खड़े हारिश को देखते ही विनय के चेहरे का रंग उड़ गया।
सिया जो कुछ बोलने वाली थी, विनय के चेहरे के भाव देखते ही वो भी हैरानी से पीछे पलटी और अपने पीछे हारिश को खड़ा देखकर एकदम से सन्न रह गई। टूटे हुए भरोसे की किरचें हारिश की आंखों में देखकर कहीं भीतर उसे दर्द हुआ। वो उन दोनों की आधी अधूरी बातों से ही पूरी कहानी समझ गया था। उसने बेहद तकलीफ भरी नजरों से सिया को देखा। सिया उसकी तरफ एक कदम बढ़ी ही थी कि उसने हाथ उठा दिया और इशारे से सिया को खुद से दूर कर दिया, जैसे कह रहा हो कि बस अब मेरी तरफ एक कदम भी मत बढ़ाना। हारिश, मेरी बात सुनिए, वो मुश्किल से बोली थी। बस बहुत धूल झोंक दी तुमने मेरी आंखों में। तुम्हें आरती कहूँ या फिर एएसआई सिया? वो हैरानी से उस लड़की को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के लिए उसने अपने दिल के दरवाजे खोले थे, वही लड़की उसे धोखा दे रही थी। तो तुम मेरे घर में सिर्फ एक बने बनाए प्लान के तहत मोहरा बनकर आई थी। वो 2 कदम आगे बढ़कर उसकी तरफ झुककर बोला तो सिया ने ना में सिर हिला दिया। नहीं हारिश, ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे सफाई देने का मौका तो दें। वो उस इंसान का भरोसा तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अफसोस वो पूरी कहानी सुन चुका था। मुझे यकीन नहीं हो रहा आरती कि तुमने मेरे बच्चों का सारा सामान तबाह कर दिया। आह, थू है तुम पर। उफ हारिश, तुम्हें भी इस लड़की से इश्क हो गया? वो सख्ती से गरजते हुए बोला। उसके लहजे में तकलीफ और गुस्से का असर साफ झलक रहा था। हारिश प्लीज मेरी बात सुनिए। वो एक बार फिर उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली तो वो 2 कदम पीछे हट गया। बस बहुत हो गया। खबरदार जो अब मेरे करीब आई। वो दहाड़ा। अब मुझे समझ आ गया है तुम्हारा प्लान किया था। मुझे बर्बाद करने आई थी ना? अगर कोई सबूत मिला हो तो अदालत में पेश कर देना, वरना आज के बाद सारी जिंदगी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुमने मुझे भरोसा करने के काबिल नहीं छोड़ा। चेहरा बदल बदल कर मेरे घर पहुंच गई। वो जैसे बुरी तरह टूट चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि अपने जज्बात किन अल्फाजों में बयान करे। उससे तो अपने एहसासों का इजहार ही नहीं हो पा रहा था। उसे बस हैरानी का गहरा झटका लगा था। वो कदम पीछे लेता गया और वो उसकी तरफ बढ़ती गई। बस वहीं रुक जाओ। खबरदार जो मेरे करीब आई। आज से तुम मेरे दिल से, मेरी ज़िंदगी से, मेरे घर से, हर जगह से बेदखल हो चुकी हो। एएसआई सिया, वो सख्ती से कहते हुए मॉल से बाहर की ओर बढ़ गया। सिया ने दर्द से भरी नज़र उठाकर एसएचओ विनय को देखा। ये आपने क्या कर दिया सर? आपने मेरी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें पैदा कर दी। इतना कहते ही वो बाहर की ओर भागी। उसे हर हाल में हारिश को सच्चाई बतानी थी कि उस रेड वाले मामले से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वो शॉपिंग मॉल से निकलकर बाहर आई और अब सड़क पर इधर उधर देखने लगी। कहीं भी हारिश की गाड़ी उसे नजर नहीं आ रही थी। वो कहीं नहीं था। हारिश, आप कहाँ हैं? मेरी बात सुने हारिश। वो उसे आवाज़ें दे रही थी, मगर लोगों की भीड़ में उसकी आवाज़ कहीं भी सुनाई नहीं दे रही थी। वो पागलों की तरह उसे पुकार रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे उस शख्स से मोहब्बत हो गई थी। उस रात जब उसने उसकी जान बचाई थी, तभी उसने सिया के दिल की पूरी दुनिया उलट पुलट कर रख दी थी। हारिस प्लीज, एक बार मुझे सच्चाई बताने का मौका दें। वो अब भी चीख रही थी। वो सड़क के बिल्कुल बीच खड़ी थी और पागलों की तरह बस इधर उधर देख रही थी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे अभी हारिश को न देखा तो जान निकल जाएगी। वो इस बात से बेखबर चारों ओर देख रही थी कि वो सड़क के बीचों बीच आ चुकी है। इससे पहले कि एक तेज रफ्तार गाड़ी आती और उसे टक्कर मार कर निकल जाती, अगले ही पल किसी ने उसका बाजू पकड़कर अपनी ओर खींचा था। वो डर के मारे आंखें बंद कर गई, मगर जब कुछ भी बुरा नहीं हुआ तो उसने थोड़ी देर के बाद आंखें खोलकर देखा था और सामने देखा और अगले ही पल उसकी आंखों से नमी छलककर आंसुओं की शक्ल में बहने लगी। वो हारिस था। वो उसकी मजबूत और महफूज बाहों में थी। आज एक बार फिर हारिश ने उसकी जान बचा ली थी, लेकिन हारिश का चेहरा बेअसर था। वो सारा संयम तोड़ती हुई आगे बढ़ी और उसके सीने से लिपट गई। हारिश की आंखें हैरानी से पूरी तरह खुल गईं। मैं जानती हूँ कि मेरी आपकी ज़िंदगी में आने का तरीका गलत था, लेकिन सच में उस रेड में मेरा हाथ नहीं था। बस मुझे एक बार सफाई देने का मौका दे दीजिए, सिर्फ एक बार हारिश, आपकी मोहब्बत की कसम, प्लीज़। वो तड़पते हुए बोली। तभी अगले ही पल हारिश ने उसे दोनों कंधों से पकड़कर खुद से दूर धकेल दिया। उसकी आंखों में सख्ती थी। मर चुकी है वो मोहब्बत। तुमने मेरी मोहब्बत, मेरा भरोसा, हर चीज़ का कत्ल कर दिया है। आज के बाद मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। वो एक झटके में उसके जिस्म और रूह के टुकड़े करता हुआ उसे वहीं छोड़कर पलट गया। वो हैरानी से उस शख्स को देखती रह गई।
फिर बहुत जल्दी हरकत में आई और पीछे से जोर से चिल्लाई, मुझे छोड़कर मत जाओ हारिश, मैं यहीं बैठी रहूंगी। मैं बता रही हूँ, सारी रात गुजर भी जाए तब भी मैं इसी सड़क पर बैठी रहूंगी। मैं आपका इंतजार करूंगी, मगर आपके बिना यहाँ से नहीं हिलूंगी। वो पूरी ताकत से चिल्लाई थी, मगर वो बिना पलटे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता चला गया और फिर देखते ही देखते वो आंखों से ओझल हो गया। वो वहीं एक साइड घुटनों के बल जमीन पर बैठी उसकी गाड़ी को दूर जाते हुए देखती रही। वो जा चुका था। काफी देर तक वो अपनी जिंदगी के गुजरे 25 सालों के बारे में सोचती रही। उसे कितना शौक था कि वो पुलिस में जाएगी, पुलिस अफसर बनेगी, मगर उसे कहाँ पता था कि उसकी पुलिस की नौकरी उसके दिल की पूरी दुनिया उजाड़ कर रख देगी। 2 घंटे यूं ही गुजर गए। अचानक उसे कुछ याद आया। वो जमीन से उठी और चलते हुए वापस शॉपिंग मॉल की एक साइड बने पीसीओ तक आई। वहां खड़े होकर उसने किसी का नंबर डायल किया और फिर रिसीवर कान से लगा लिया। कुछ ही देर में उसके कानों में उसके पापा अमर साहब की आवाज़ पड़ी। हेलो पापा, मैं हार गई। उसके हेलो की आवाज़ सुनते ही वो फूट फूट कर रोते हुए बोली तो अमर साहब परेशान हो गए। सिया मेरी बच्ची, क्या हुआ? क्या उस हारिश ने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है? मुझे बताओ, तुम कहाँ हो? मैं अभी तुम्हें लेने आता हूँ। उनकी आवाज़ बेचैनी में डूबी हुई थी। सिया रोते हुए सर नामे हिलाने लगी। नहीं पापा, वो शख्स मुझे छोड़ गया, तन्हा। मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। वो टूटे फूटे शब्दों में अपने बाप को समझाने लगी। क्या कह रही हो बेटा? कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ मुझे पूरी बात बताओ, अमर साहब ने घबराहट से कहा। तो उसने सारी कहानी सुना दी। पापा, मुझे मोहब्बत हो गई है, प्लीज़ मुझे उस इंसान के हवाले कर दें। आप चाहें तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लें, बस मुझे वो शख्स दे दें। मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, लेकिन उसे नहीं छोड़ सकती। मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगी पापा। वो मुझसे नाराज़ हो गया है, मुझसे बदगुमान हो गया है और मैं उसकी नाराज़गी सह नहीं सकती। फ़ोन के उस पार वो इतनी तकलीफ़ से बोल रही थी कि मीलों दूर अपने घर में बैठा उसका बाप भी घबरा उठा। तुम कहाँ हो सिया? मुझे बताओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अमर साहब जल्दी से घर से बाहर निकलते हुए बोले। नहीं पापा, आप नहीं आएंगे। मुझे आज अपनी मोहब्बत की परीक्षा लेनी है। अगर वो शख्स लौट कर आया तो मैं उसकी हो जाऊंगी, और अगर वो नहीं आया तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगी पापा। बस कुछ घंटों के लिए मुझे इस आज़ाद हवा में जी लेने दें। पापा, आप कहते हैं ना कि मैं आपकी बच्ची हूँ, आपकी बहादुर बेटी। अगर मेरी मोहब्बत जीत गई तो आप मेरी शादी उसी शख्स से करवाएंगे ना पापा? वो रोते हुए पूछ रही थी। अमर साहब का दिल कांप रहा था। उनकी जान से प्यारी बेटी किस तरह दर्द में तड़प रही थी। बिल्कुल मेरी जान, तुम जहाँ कहोगी मैं वहीं तुम्हारी शादी करवाऊंगा, मगर इस तरह रो मत। मुझे बताओ, तुम कहाँ हो? अमर साहब ने एक बार फिर जानना चाहा तो वो सिर हिलाने लगी। नहीं पापा, आप नहीं आएंगे, उसे आने दें। वो शख्स कोई माफिया का आदमी नहीं, वो बिल्कुल क्लियर है। मैंने खुद 1 महीने रहकर उस पर नज़र रखी थी। उसने मेरी जान 3 बार बचाई है पापा। वो शख्स बहुत महान है, वो अपराधी हो ही नहीं सकता। मैं अपनी ड्यूटी से गद्दारी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरा दिल मेरे बस में नहीं रहा। मुझे माफ़ कर दें पापा। वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। सिया मेरी बच्ची, वो बस इतना ही कह पाए जब उसने जल्दी से अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए कॉल काट दी और रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया। फिर अपने आंसू पोंछते हुए वो दोबारा शॉपिंग मॉल से बाहर निकल आई। विनय काफ़ी देर तक उसे ढूंढता रहा, लेकिन वो उसे नहीं मिली। अमर साहब ने उससे भी संपर्क किया, लेकिन उसका कहना था कि सिया उसे कहीं नहीं मिल रही। अमर साहब के हाथ अब तेजी से हारिश का नंबर डायल कर रहे थे। बहुत मुश्किल से उन्हें हारिश का नंबर मिला था। हारिश जो अपने कमरे में खड़ा था और लगातार पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। कमरे की खामोशी को उसके मोबाइल फ़ोन की आवाज़ ने तोड़ा। मोबाइल लगातार बज रहा था। आखिरकार झुंझलाकर वो मोबाइल की ओर बढ़ा और हाथ में मोबाइल उठाया। सामने किसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। कुछ सोचते हुए हारिश ने फ़ोन कान से लगा लिया। फ़ोन कान से लगाते ही अमर साहब की आवाज़ उसके कानों में टकराई थी। हारिश मेहरा, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? उसे कहाँ छोड़कर आए हो? वो तड़पती हुई रो रही है और बस एक ही बात कह रही है कि अगर तुम वहाँ नहीं पहुँचे तो वो वहाँ से हिलेगी भी नहीं। देखो, उसने जो कुछ भी किया वो ये सब कुछ मेरे कहने पर किया था। इन सब में उसका कोई कसूर नहीं है। मेरी बेटी को इस बात की सज़ा मत दो। वो वहाँ तड़प रही है, उसके पास जाओ और उसे ढूंढो। अगर मेरी बेटी को एक खरोंच भी आई तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ,
बिना किसी जुर्म के तुम्हें सारी जिंदगी जेल में बंद रखूंगा। वो दहाड़ रहे थे। हारिस आवाज से पहचान गया था कि वो डीआईजी अमर जी हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी तो क्या सिया उनकी बेटी थी? अगर मेरी सिया को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा हारिस मेहरा। आखिरी बात वो गुस्से में कहते हुए फ़ोन बंद कर चुके थे और हारिस का दिमाग कुछ ही पलों में घूम गया। वो जल्दी से अपनी गाड़ी की चाबियां उठाते हुए घर से बाहर निकला। दोपहर में उसकी सिया से बात हुई थी और अब शाम का घना अंधेरा चारों ओर फैल रहा था। वो शॉपिंग मॉल की ओर चल पड़ा। अभी आधे रास्ते में था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हारिस को अंदाजा नहीं था कि वो सच में इतनी देर तक वहीं बैठी रहेगी, कि आधे रास्ते में ही रुक जाएगी। वो गुस्से में उसे छोड़ तो आया था, लेकिन उसने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। जब तक वो शॉपिंग मॉल पहुंचा तब तक रात और भी गहरी हो चुकी थी। आसपास लोगों की भीड़ ना के बराबर थी। रात के 9 बज चुके थे। बारिश अब भी लगातार जोरों से हो रही थी। वो बारिश में ही गाड़ी से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा। आरती, आरती, वो चीखते हुए उसे पुकार रहा था, मगर कोई जवाब नहीं मिला। पूरे शॉपिंग मॉल की पार्किंग से लेकर सड़क तक छान मारी, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। अचानक उसे याद आया कि उसने आरती को कहाँ छोड़ा था। वो दोबारा उसी जगह आया जहां उसने आरती को गाड़ी से टकराने से बचाया था, और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वहीं फुटपाथ के पास सड़क के किनारे वो निढाल सी बैठी थी। उसका पूरा शरीर और कपड़े बारिश से पूरी तरह भीग चुके थे। उसकी हालत देखकर हारिस का दिमाग सुन्न हो गया। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। आरती, हैरानी से पुकारा। वो जो आंखें बंद किए बैठी थी, बड़ी मुश्किल से अपनी बोझिल आंखें खोली। हारिस को देखते हुए हल्की सी मुस्कान आई। उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान थी। ये क्या किया तुमने पागल लड़की? उसके लहजे में अनचाहा गुस्सा शामिल हो गया। मेरी मोहब्बत जीत गई, आप आ गए। मैं जीत गई हारिस, वो धीमी आवाज में बुदबुदाई। हारिस ने उसका गाल छूकर देखा तो उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। अगले ही पल वो उसकी बाहों में बेहोश हो गई। आरती, वो चीख पड़ा। एक पल के लिए उसका सिर घूम गया, फिर जल्दी से उसके नाजुक वजूद को बाहों में उठाकर वो गाड़ी की ओर बढ़ा और गाड़ी को तेज रफ्तार से घर की ओर मोड़ दिया। उसे बेड पर लाकर लिटाया और कमरे का हीटर ऑन कर दिया। उसका पूरा वजूद धीरे धीरे कांप रहा था। न जाने वो कितनी देर से बारिश में भीग रही थी। हीटर ऑन होने के बावजूद भी उसका कांपना बंद नहीं हो रहा था। उसके होंठ नीले पड़ने लगे थे। हारिस जल्दी जल्दी उसकी हथेलियों को रब करने लगा, और जब उसने देखा कि वो तो बुरी तरह भीगी हुई है तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि भीगे कपड़ों में उसकी ठंड कम होने की बजाय बढ़ती जाएगी। अब ये काम उसे ही करना था, क्योंकि घर में कोई नौकरानी नहीं थी। महक भी 2-3 दिन पहले ही अपने गांव गई हुई थी। एक गहरी सांस छोड़ता हुआ एक ढीला ढाला सा सूट लेकर आया। फिर बड़ी नरमी से उसने उसके वजूद से हर गीले कपड़े को आज़ाद किया था। सूखे टॉवल से उसके वजूद को साफ करते हुए उसने उसे दूसरा ड्रेस पहना दिया। कमरे में हीटर ऑन था। ऊपर से इतना बड़ा कारनामा करने के बाद वो पसीने से भीग चुका था। सारा काम होने के बाद अपने दिल में मचलते जज्बातों को दबाते हुए उसे अपने सीने में समेटते हुए सुकून से लेट गया था। धीरे धीरे सिया के वजूद में गर्मी उतरने लगी थी। उसका कांपना बंद हो चुका था और वो उसके चौड़े सीने में पनाह लेते हुए और भी ज़्यादा दुबक गई थी। उस पल वो बिल्कुल भूल गया था कि वो सिया से कितना नाराज़ था। बस उसे सुकून था कि सिया अब ठीक थी। सुकून से उसके माथे को छूते हुए वो खुद भी गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो खुद को एक नरम, मुलायम और सुकून भरे बिस्तर पर लेटा पाया। उसके ऊपर पूरा कंबल ओढ़ा हुआ था। उसने धीरे धीरे होश संभाला और आसपास देखा तो उसे याद आया कि ये तो हारिस का अपना कमरा था। वो हैरान हुई। नज़र सामने गई तो सामने ही हारिस और अमर साहब बैठे थे। पापा, उसके होंठ कांपे। कमरे की खामोशी को सिया की आवाज़ ने तोड़ा तो वो जल्दी से सोफे से उठे और उसकी ओर बढ़े। सिया, मेरी बच्ची। उन्होंने आगे बढ़कर सिया के माथे पर होंठ रखे तो सिया को सुकून मिला। हारिस एक नज़र उसे देखकर सोफे से उठा। सिया तो बस उसे ही देखे जा रही थी। वो बेअसर चेहरे के साथ कमरे से बाहर निकल गया और सिया का दिल जैसे टूटकर चूर चूर हो गया। पापा, वो कहाँ जा रहे हैं? उन्हें रोकिए ना, उसने बेबसी से अपने पापा से कहा। उठो बेटा, घर चलो। वो जल्दी से सिया को देखते हुए बात बदल गए तो सिया ने इनकार में सिर हिला दिया और ब्लैंकेट को और भी मजबूती से पकड़ लिया। नहीं पापा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। वो जैसे बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उसे बस हर हाल में हारिस की गलतफहमी दूर करनी थी। बात करते हुए उसकी नज़र अपने ऊपर गई तो उसने देखा
कि उसके शरीर पर दूसरे कपड़े थे। इस घर में कोई फीमेल वर्कर नहीं थी। महक भी कुछ दिन पहले अपने गांव चली गई थी। यानी घर में सिर्फ रामू बाबा, एक माली, राजन और सिर्फ हारिश होते थे। तो फिर रात को उसके कपड़े किसने बदले थे? हारिश ने। ये सोचते उसका दिमाग सुन्न होने लगा। अचानक उसकी नज़र अपने पापा की ओर उठी, लेकिन वो तो हर बात से अनजान, सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र में घुल रहे थे। वो अभी ये सोच ही रही थी कि वो फिर से कमरे में दाखिल हुआ। डीआईजी साहब, शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। जिसे सुनकर अमर साहब ने सर हिला दिया और प्यार से अपनी बेटी को देखा। लेकिन सिया को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में एक ब्यूटिशियन कमरे में आई और उसे हल्का फुल्का तैयार कर दिया और बाहर मंडप में ले जाकर बिठा दिया। थोड़ी ही देर में उनका विवाह सकुशल संपन्न हो चुका था। वो अब तक हैरानी में डूबी हुई थी कि क्या सच में वो उसकी पत्नी बन गई है। सिर्फ तुम्हारी खुशी और तुम्हारी कल रात की हालत को देखते हुए मैंने तुम्हारा विवाह कर दिया है, मगर तुम्हें पूरी तरह अपने घर से विदा करना चाहता हूँ, इसलिए फिर से तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। उन्होंने उसके सिर पर प्यार देते हुए कहा और कमरे से चले गए। सिया डबडबाई आंखों से उन्हें देख रही थी। अमर साहब पहले ही हारिश को सारी बात बता चुके थे। सिया कह चुकी है कि तुम क्लियर हो, मगर अब भी पुलिस वालों को तुम पर शक है। लेकिन मैं तुम्हें क्लीन चिट दे दूंगा, लेकिन इसके बदले मेरी बेटी को तकलीफ मत देना हारिश मेहरा। अमर साहब का यह जुमला अब भी कहीं हारिश के कानों में गूंज रहा था। सच तो ये था कि उसकी बिगड़ती हालत देखकर वो खुद भी बहुत डर गया था। इसीलिए इसी वक्त शादी करने का फैसला कर लिया था। वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था। उसके बिना रहना नामुमकिन था। ये बात भी वो जानता था कि धोखा उसके दिल पर लगा था, मगर फिर भी वो उसे 1000 बार माफ़ कर सकता था। इससे पहले कि वो हारिस के करीब होती, वो थोड़ा सा पीछे हो गया। खबरदार, अगर मेरे करीब आने की कोशिश की तो तुम्हें टाइगर के हवाले कर दूंगा। वो सख्ती से उंगली उठाकर चेतावनी देने वाले अंदाज में बोला, मगर वो उसका गुस्सा नज़रअंदाज करते ही अगले पल आगे बढ़ी और उसके सीने से लग गई। आई एम सॉरी हारिश, आप कोई भी सज़ा दे लें, बस मुझे उस टाइगर की खुराक मत बनाइए। मुझे उससे बहुत डर लगता है। वो डरी हुई आवाज़ में बोली तो वो न चाहते हुए भी मुस्कुरा उठा। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ सिया, दूर रहो मुझसे। वो जानबूझकर उसे चिढ़ाते हुए उसे खुद से दूर करने लगा, मगर सिया ने भी मजबूती से उसकी कमर के चारों ओर दोनों बाजुओं से उसे जकड़ रखा था। आई एम सॉरी, माफ़ कर दीजिए मुझे। आपकी नाराज़गी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं सिर्फ आपकी हूँ और हमेशा आपकी ही रहना चाहती हूँ हारिश, वो भीगे लहजे में कहती हुई बस इस बार सच में फूट फूट कर रो पड़ी। तो हारिश पल भर में मोम सा पिघल गया। अच्छा अच्छा, बस ठीक है, रोना तो बंद करो। उसने अपने दोनों बाजू खोलकर उसकी कमर के चारों ओर रख लिए, फिर उसके माथे पर होंठ रखे तो सिया अंदर तक सुकून महसूस करने लगी। रात को आपने मेरे कपड़े चेंज किए थे? याद आने पर सिया ने तुरंत पीछे हटते हुए पूछा, और रात वाले मंजर याद आते ही हारिश बेखुद सा होता हुआ उसके करीब बढ़ा था। मजबूरी थी यार, ठंड से तुम्हारी तबीयत काफ़ी बिगड़ रही थी। उसकी बात सुनते ही सिया शर्म से लाल हुई थी। चेहरे की लाली छुपाने के लिए वो उसकी तरफ से मुंह फेर कर खड़ी हो गई। आप तो बहुत बेशर्म हैं। आपको शर्म नहीं आई एक लड़की के कपड़े चेंज करते हुए? शर्म तो तब आती न सिया, जब मैं एक गैर लड़की के साथ ये सब कुछ करता। तुम तो मेरी अपनी थी, मेरे दिल की रानी, मेरी ज़िंदगी। वो उसे पीछे से अपनी बाहों में ले चुका था। अच्छा, लेकिन आपने कपड़े चेंज करते हुए कुछ देखा तो नहीं था ना? सिया को अलग ही फिक्र सता रही थी। अब जाहिर सी बात है यार, आंखें बंद करके तो मैं तुम्हारे कपड़े चेंज नहीं कर सकता था। इसका मतलब आपने सब देख लिया। वो सदमे से चीखी और अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। उसकी इस अदा पर हारिश खिलखिलाकर हंस पड़ा था। उसकी गर्दन पर अपने दहकते होंठ रखते हुए वो धीरे से फुसफुसाया, सुनो, कल रात तो मजबूर था। तुम्हारा जानलेवा हुस्न देखकर भी कुछ करने के बारे में सोच नहीं सकता था, लेकिन आज तो मजबूर नहीं हूं ना। तो बस अब जल्दी से इस दिल को सुकून पहुंचा दो। उसके पेट से होते हुए वो अपने दोनों हाथ उसकी नरम धड़कनों तक ले आया था और उसकी इस हरकत ने सिया के पूरे वजूद में एक सनसनाहट दौड़ा दी थी। वो एकदम तड़पते हुए उसके सीने से चिपक गई थी। तो मैंने कब मना किया है? उसके इकरार पर हारिश ने उसे कसकर अपने सीने में भींच लिया था। हारिश, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। उसके एकदम से अचानक बोलने पर वो हैरान हुआ था। किस चीज़ में मदद? हथकड़ी लगवाने में अपराधियों को और बच्चों की परवरिश करने में। वो एक ही जुमले में अपने दिल की बात कह गई जो हारिश को बहुत प्यारी लगी। वो गहराई से मुस्कुरा दिया। पहले सुहागरात, फिर बाकी बातें बाद में।
उसे बाहों में भरते हुए वो उसे बेड पर लेकर आया था और वो भी शर्माते हुए अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।